जय हिंद दोस्तों, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। मेरा नाम अंकित सिन्हा है और इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ 2023 में जो पेपर कंडक्ट हुआ उसके हिस्ट्री के क्वेश्चंस की एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से यूपीएससी के जो रिसेंट के पेपर हैं उनकी हम एनालिसिस करते आ रहे हैं। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लेट है बिकॉज विद इन 2 to 3 डेज़ हम एनालिसिस को कवर करते हैं, बट एग्ज़ाम को हुए लगभग 8-10 दिन हो गए हैं। बट स्टिल जो क्वेश्चन जिस तरीके से हम डिस्कस करते हैं विद सोर्स, उसी तरीके का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इतिहास के सवालों की बात करें तो ये कौन सा सेट है, ये मैंने ऑफिशियल यूपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ये सेट नंबर ए है। सेट नंबर ए के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारा हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन नंबर 15 है और इस क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन की लेंथ से नहीं, उसके कंटेंट से, उसके ऑप्शन से डिसाइड होता है कि वो क्वेश्चन कितना टफ है। तो अगर हम देखें, सांची के बारे में हमसे पूछा जा रहा है और अगर आपने थीम्स एनसीईआरटी की मेरी सीरीज़ फॉलो करी है तो आपको याद होगा कि थीम्स एनसीईआरटी का जो पार्ट 1 है उसके लास्ट चैप्टर में हमने बहुत ही डिटेल में सांची स्तूप के बारे में डिस्कशन किया था। तो क्या हमारा वो डिस्कशन फ्रूटफुल था? उस डिस्कशन से के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कामयाब हो रहे हैं या नहीं, ये देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला ये कहा जा रहा है कि इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम देखें जो हमें स्तूपा की रेलिंग से देखने को मिलते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ऑफ वन ऑफ इट्स गेटवे वाज फिनेंस्ड बाय गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर। तो आइवरी वर्कर के गिल्ड के द्वारा फिनेंस किया गया था इनके गेटवेज को। अब गिल्ड के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा कि एक तरीके का एसोसिएशंस होता था जिसमें मर्चेंट्स अपना ग्रुप बनाते थे और अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करते थे। अगर किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ी उस मर्चेंट ग्रुप में तो सब मिल करके उसे उस तरीके से लोन देते थे। तो दूसरा देखते हैं क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट। ओरिजिनल ईयरली फॉर्म में अगर हम बात करें तो स्तूपा प्लेन था और केवल अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें जैसे स्टोन रेलिंग और गेटवेज, इन चीज़ों को छोड़ दें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा कार्विंग की गई थी, इसके अलावा स्तूपा जनरली प्लेन था। अभी आप बस आइडेंटिफाई करिए स्टेटमेंट्स को कि कौन से जर्नलिस्टिक स्टेटमेंट है और कौन से एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चंस में वही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। अगला स्टेटमेंट देखिए, जो 4 गेटवे का पैनल है इनमें स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं केवल फ्रंट में और कोई स्कल्पचर नहीं देखने को मिलता है रियर साइड में। ओनली वर्ड आएगा तो आपको चौकन्ना हो जाना है और ध्यान से सोचना है कि क्या इससे रिलेटेड आपने कुछ पहले पढ़ा है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, एक फैक्ट की बात की जा रही है कि 1918 में जब स्तूपा डिस्कवर हुआ तो इनके चारों जो गेटवेज हैं ये इंटैक्ट थे, लेकिन माउंट की स्थिति बहुत ही खराब थी। और पांचवा क्या है? अच्छा, ये फैक्ट है। तो पहले जब भी इस तरीके का कोई ईयर वगैरह आए तो सबसे पहले इसे अंडरलाइन करें और इस पर सोचें कि क्या इसके इर्द गिर्द आपने कुछ पढ़ा है। सेंचुरी से भी अगर एसोसिएटेड होगा तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगला देखिए, आर्ट हिस्टोरियन ने स्टेब्लिश किया क्लियर कनेक्शन किनके बीच? तो स्तूपा के स्कल्पचर्स के बीच जो इवेंट्स डिस्क्राइब किए गए जातका टेल्स में। जातका टेल्स क्या है? तो जातका टेल्स वो टेल्स हैं जिनमें गौतम बुद्ध की प्रीवियस लाइफ बर्थ्स के रिगार्डिंग स्टोरीज हैं। लास्ट देखिए, वॉर सीन भी डिपिक्ट किए गए इन स्कल्पचर में। तो अब आप सोचिए कि इनमें से कौन सा फैक्ट है? तो ये वाला फैक्ट है, 1918 वाला। अब याद करिए, हमने हाल ही में ये बुक डिस्कस करी थी, थीम इन इंडियन हिस्ट्री, और इसमें हमने स्तूपाज की डिस्कवरी को समझा था। और इसमें सबसे पहला नाम किसका आया था? तो सबसे पहला नाम आया था मैकेंजी का। और मैकेंजी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब साउथ इंडिया में बात आएगी आर्कियोलॉजी की, एक्सकेवेशन की, तो सबसे पहले इनका नाम आएगा। और इसके बाद हमने वाल्टर एलियोट पर भी डिस्कशन किया था और ये सिविल सर्विसेज 2023 का क्वेश्चन है कि वाल्टर एलियोट कौन थे? तो ऑब्वियसली ये एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, हिस्टोरियन हैं। और 1854 में ये गुंटूर के कमिश्नर थे। कौन? वाल्टर एलियोट। और इन्होंने अमरावती को विजिट किया, काफ़ी फेमस है अमरावती, ज़रूर हमने सुना है। और कुछ स्कल्पचर को कलेक्ट किया और इन्हें मद्रास भिजवा दिया इन स्कल्पचर को। इस वजह से ये जो स्कल्पचर भेजे गए इन्हें एलियोट मार्बल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एलियोट के द्वारा ये भेजे गए। उसके बाद इन्होंने क्या किया? कुछ वेस्टर्न गेटवेज में भी डिस्कवरी करी। और 1850s तक आते आते जो स्लेव्स थे अमरावती में, इनमें भी अलग अलग जगहों में इन्हें ले जाया गया, जैसे एशियाटिक सोसाइटी के बारे में हमें पता है। अच्छा, ये हमने कई बार डिस्कस किया है। जब ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई। और ये किन के द्वारा की गई, प्लीज़ आप कमेंट करें, इससे आपका भी रिवीजन होगा। इसके बाद डायरेक्टली मुद्दे की बात पे आते हैं। एच कोल का नाम था और ये नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे संबंधित मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया था। उम्मीद है आपने उस सीरीज़ को रिलीजियसली फॉलो करा है और ये चीज़ें अपने नोट्स में भी एड ऑन करी हैं। तो एच कोल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन से पद में थे, ये आप कॉमेंट करिए और वीडियो के एंड में मैं इसका आंसर जरूर दूंगा।
तो एच कोल ने असल में विरोध किया था इस चीज़ का, क्योंकि एक चीज़ को दूसरे देशों में भेजा जा रहा है स्कल्पचर वगैरह को खास करके, तो ये एक तरीके से उस कंट्री का बहुत ही नुकसान है और इसे डिफेंड नहीं किया जा सकता। इस तरीके की बात एच कोल के द्वारा देखने को मिली। ये हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ना कि किसी इंपीरियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से। और इस पर हमने लंबा डिस्कशन किया कि जब सांची सर्वाइव कर गई तो अमरावती क्यों नहीं सर्वाइव कर पाई, और इसके कई सारे रीजंस हमने देखे थे। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि सांची की डिस्कवरी हुई थी 1818 में, और ये अगर आप सेंचुरी भी याद रख के चलें, बिकॉज 19th सेंचुरी का ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था, क्योंकि सांची अपने आप में एक बहुत ही फेमस साइट है। तो यहाँ पे 1918 की बात है, और हमने कई चीज़ें देखी हैं, जैसे 1830 के दशक में हमने देखा किस तरीके से डिस्कवरीज आगे बढ़ी। 1840s के दशक में देखा मैकेंजी का क्या रोल रहा, ये भी 1840s के दशक में काफ़ी सारी डिस्कवरीज इन्होंने करी साउथ इंडिया से संबंधित। इसके बाद एच कोल का नाम आया। तो अगर आप टाइम पीरियड का कनेक्शन बना के चलेंगे तो ये चीज़ आपको कभी रटनी नहीं पड़ेंगी, और एग्जामिनर कभी भी ऐसे नहीं देंगे कि 1819 यहाँ लिख देंगे, राइट, या इसके पास का कोई ईयर लिख देंगे 1820-30। देख लीजिए पूरा एक सेंचुरी का गैप इन्होंने दिया है। ये 1918 नहीं बल्कि 1818 है, राइट। तो ये तो गलत है। और अगर हम फोर्थ को हटा दें, क्योंकि फोर्थ गलत है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, बिकॉज इसमें 4 आता है, इसमें भी फोर्थ है, इसमें भी फोर्थ है। तो एक ही ऑप्शन हमारा आंसर है, ऑप्शन डी। अब क्वेश्चन तो बहुत लंबा चौड़ा है, और ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में मैटर करती है, बिकॉज टाइम की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है एग्जाम के अंदर। और जब आप क्वेश्चंस को एक एक स्टेटमेंट को समझेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, जब भी ऐसा काफ़ी लंबा सवाल दिखे तो डायरेक्टली देखिए कि फैक्ट की बात कहाँ देखने को मिल रही है। हालांकि आप दोबारा सोचेंगे ऑब्वियसली जब आंसर ना मिले तो, लेकिन अगर आपको कोई फैक्ट दिख जाता है जो गलत आपको लग रहा है, आपने डायरेक्टली अगर पढ़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली अगर याद है कि 1818 है ना कि 1918, तब फिर तो आप काफ़ी आसानी से एलिमिनेट करके आंसर निकाल लेंगे। तो ये था इस क्वेश्चन से संबंधित। बाकी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी किया जा सकता था। मान लीजिए आपको डायरेक्टली ईयर ना पता है और आप थोड़ा सा यहाँ पे गेसवर्क लेना चाहें, तो जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि केवल ओनली या इस तरह की चीज़ें जनरली गलत होती हैं। और अगर आपने पढ़ा है, मेरे वीडियो लेक्चर्स को फॉलो किया है या आपने एनसीईआरटी पढ़ी हैं, तो दोनों ही तरीके से आप इस चीज़ को आंसर कर सकते हैं, बिकॉज इस पर हमने बहुत लंबा डिस्कशन किया था और एक एक गेटवे पर हमने चर्चा करी थी कि उस समय एक्चुअल स्थिति क्या थी जब इसकी डिस्कवरी हुई। और ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और मैंने आपको यह भी बताया था कि जो लोकल रूलर हैं उनके द्वारा भी काफ़ी सपोर्ट किया गया था। तो देखिए किस तरीके की स्थिति थी। फोर्थ वाज लाइंग ऑन द स्पॉट वेयर इट हैड फॉलन एंड द माउंड वाज इन गुड कंडीशन। तो जो माउंड है, माउंड का मतलब क्या है, ये आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंदर। तो जो माउंड है ये अच्छी स्थिति में था, और जो फोर्थ है, फोर्थ वाला गेटवे वो गिरा हुआ था, इट वाज फॉलन। अब इस तरीके के ऑप्शन सेट किए गए हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में एलिमिनेशन काफ़ी अच्छे से लग रहा है। तीनों में ही 3 हैं, तो तीनों ही आप गलत कर सकते हैं और ऑप्शन डी आंसर मार्क कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शन बहुत ही जर्नलिस्टिक हैं, एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। और ये चीज़ें हमने लाइन बाय लाइन नहीं देखी हैं, बट काफ़ी अच्छे से आइडिया हम लगा सकते हैं, बिकॉज जब भी इस तरीके की बात होगी, पॉजिटिव स्टेटमेंट है एक तरीके का, और फैक्चुअली कोई बात नहीं है, एक जनरल सी बात है कि गिल्ड का भी इनमें योगदान रहा, तो ऑब्वियसली रहा होगा। और इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें तो ये अर्ली फॉर्म में जो स्तूपा है ये प्लेन थे, ये भी ठीक है। और तीसरा और चौथा तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। पांचवा अगर हम देखें तो इन्होंने क्लियर कनेक्शन बताया कि किस तरीके से जातका टेल्स में और स्कल्पचर हैं जो स्तूपा के, इनमें कनेक्शन है, और वॉर सीन भी देखने को मिलते हैं स्कल्पचर्स में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चंस के डिस्कशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसके लिए पेशेंस बना के रखें, बिकॉज आंसर की तो ऑब्वियसली आप कहीं से भी देख सकते हैं, आंसर की मिल जाती है आसानी से। और इसके बाद अगर हम क्वेश्चंस को जब इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे तो अभी आप देखेंगे कि काफ़ी सारे ऐसे भी सवाल थे जो हमने पहले जिनकी एनालिसिस करी है उसका डायरेक्ट फायदा यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये 16th नंबर का क्वेश्चन है सेट ए के अकॉर्डिंग, तो इसमें भी अगर आपने डायरेक्ट नहीं पढ़ी है चीज़ें, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से किया है, इस तरीके से हमने वीडियो लेक्चर्स में कवर करा है, तो काफ़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये भी काफ़ी लंबा है, इसमें भी 6 स्टेटमेंट है और टाइम पीरियड आपसे पूछा गया है। तो ऐसे सवाल में आपको हमेशा ढूंढना है कि इनमें से आपने किसके बारे में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, किसमें आप ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो इनमें अगर मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे फाहियान दिख रहा है, और फाहियान का टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी के द्वारा बहुत बार अलग अलग रूप में फाहियान, ह्वेनजांग, इनके टाइम पीरियड को अरेंज करने के लिए सवाल दिए गए हैं। कौन से वो क्वेश्चन हैं? इस क्वेश्चन को देखिए, ये सिविल सर्विसेज 1999 का क्वेश्चन है, और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, 4 नाम दिए गए हैं और बताना है क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके। फाहियान है, इत्सिंग है, मेगास्थनीज और ह्वेनसांग है।
इस क्वेश्चन पर हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कशन करा है और ये क्वेश्चन बताता है कि किस तरीके से जो टाइम पीरियड है, जो सेंचुरी वाला पार्ट है, वो आपको ध्यान रखना है, खास करके जो फेमस ट्रेवलर्स हैं उनका। सो फाहियान का टाइम पीरियड कौन सा था? क्या ये 6th सेंचुरी था? नहीं, 5th सेंचुरी था। और ये 5th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ही 405 से 410 के बीच इंडिया में थे लगभग। ये रफली टाइम पीरियड है, बस आप ध्यान रखें कि 5th सेंचुरी के इनिशियल फेज में फाहियान आए थे भारत। और किनके टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, किनके टाइम पे, तो इसे नोट कर लीजिए, अच्छे से याद रखिए। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पे फाहियान आए थे। ठीक है, इसके बाद मोस्ट फेमस अगर हम ट्रेवलर की बात करें तो वो कौन है? वो हैं ह्वेनसांग, जिसे ज्वेनजांग कहा जाता है। और ये 7th सेंचुरी के थे, यानी किनके टाइम पीरियड में? हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में भारत आए थे। ये तो खैर काफ़ी फेमस है, 7th सेंचुरी, ये आपको याद भी होगा, 7th सेंचुरी में भारत आए हैं। कौन? ह्वेनसांग। तो सेकंड तो यहाँ पे गलत है, हमारे आंसर में नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट गया, सेकंड गया, और हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं बस, सी और डी। तो चेक कर लेते हैं, अगर कोई एक हमें पता चल जाए तो शायद हमारा आंसर निकल जाए। तो फाहियान के बाद अगर मैं देखूं मुद्रा राक्षस विशाखादत्त, ये याद रखना डिफिकल्ट है। अगेन यहाँ पे आप देखें हर्षचरित बाणभट्ट, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हर्षचरित क्या है? हर्षवर्धन की बायोग्राफी है। और हर्षवर्धन किस पीरियड में? 7th सेंचुरी में है। वैसे ईयर आप याद रखें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड है वो 606 से 647 है, 7th सेंचुरी वाला टाइम पीरियड है, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार डिस्कस करा है। किस डायनेस्टी से हैं ये हर्षवर्धन? तो ये है पुष्यभूति डायनेस्टी। नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पुष्यभूति डायनेस्टी के ये संबंधित है हर्षवर्धन। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट बात करें हर्षा के कैपिटल की, कैपिटल कौन सा था इनका? थानेश्वर। थानेश्वर जो प्रेजेंट है हरियाणा में, स्थानेश्वर के नाम से। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल को बदला था, कहाँ? कन्नौज। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इन्होंने अपनी कैपिटल को कहाँ शिफ्ट किया था, तो कन्नौज शिफ्ट किया था। खुशबुओं का शहर कन्नौज यूपी में है। तो फोर्थ वाला तो 7th सेंचुरी है, ना कि 6th सेंचुरी। तो फोर्थ भी हमारा गलत है, फोर्थ को भी हम एलिमिनेट करेंगे, ये एलिमिनेट। और फर्स्ट तो हमने इसमें हमने फर्स्ट वाला ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट किया था। एक ही आंसर बचता है, ऑप्शन डी 1, 3 और 5। तो इनमें आपको कोई 2 भी आइडिया है तो आप आंसर निकाल सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली स्किप नहीं करने हैं, और बाकी के भी हम डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति बार बार एग्जामिनर के द्वारा पूछा गया लास्ट के 3-4 ईयर्स में, पहले भी काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। तो इसके बारे में मैं बता दूं, ये किनकी है, किनके संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। गुप्ता डायनेस्टी के वन ऑफ द माइटिएस्ट रूलर, इवन इन्होंने सबसे ज़्यादा एरिया एक्सपेंड किया गुप्ता डायनेस्टी के अंदर। और अगर इसे भी हम अंदाज़ा लगाना चाहें, डायरेक्ट आपको ईयर ना भी पता हो, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये गुप्ता डायनेस्टी के सेकंड रूलर थे, राइट? चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद ही आते हैं। और गुप्ता डायनेस्टी का जो एडी है, गुप्ता एडी, हमें ये पता है 319 एडी है। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अच्छे से करा है, तो ये संवत के बारे में आपको पता होगा, जैसे शक संवत कौन सा ईयर है, विक्रम संवत ये कौन सा ईयर है, ये सब पूछा जाता है। उसी में गुप्ता एरा के बारे में भी पूछा जाता है। तो गुप्ता एरा जो है वो 319 या 320 इनके बीच का है। तो इसी का टाइम पीरियड, यानी 4th सेंचुरी वाला ये टाइम पीरियड होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो सही है। अगर ये भी हमें पता है कि कौन सा टाइम पीरियड है, कौन सी सेंचुरी है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब हर्षवर्धन की बात हमने करी, तो हमें बैटल ऑफ नर्मदा भी ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। बैटल ऑफ नर्मदा, तो बैटल ऑफ नर्मदा के बारे में सबसे पहली बात यह है कि ये 618 एडी में हुई। किनके बीच हुई? तो ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के फिगर है। पहला हर्षवर्धन, काफ़ी माइटी रूलर है, और इनके अपोजिट में है कौन? तो इनके अपोजिट में है पुलकेशिन द्वितीय। 2 रूलर हैं, कौन से हैं? पहला है हर्षवर्धन, दूसरा है पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड किस डायनेस्टी से हैं? पुलकेशिन सेकेंड है चालुक्य डायनेस्टी से, चालुक्य डायनेस्टी से हैं। और इनका भी टाइम पीरियड 7th सेंचुरी। ऑब्वियसली ये दोनों समकालीन है, एक ही टाइम पीरियड में मौजूद है, तभी तो इनके बीच बैटल देखने को मिला, राइट? तो ये भी आप इस तरीके से याद रखें कि दोनों के बीच अगर बैटल हुआ है तो ऑब्वियसली ये एक ही टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से भी अगर हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि जो रवि कीर्ति हैं ये भी बहुत ही फेमस कोर्ट पोएट हैं। किनके कोर्ट पोएट हैं ये? पुलकेशिन सेकेंड के कोर्ट पोएट हैं। जैसे बाणभट्ट हर्षवर्धन के काफ़ी फेमस कोर्ट पोएट हैं, वैसे ही पुलकेशिन सेकेंड के कोर्ट पोएट का क्या नाम है? रवि कीर्ति है। और इनकी प्रशस्ति, यानी इनके जो स्क्रिप्चर है, वो इंस्क्रिप्शन है, वो एहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से जाने जाते हैं। किस स्टेट में है ये एहोल इंस्क्रिप्शन? तो ये कर्नाटक के अंदर है, ठीक है। और रवि कीर्ति के बारे याद रखें, और कमेंट करके बताएं कि कौन सी फेमस बुक रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई है। तो ये चीज़ें हमने कुछ डिस्कस करी, और भी कुछ फैक्ट अगर मुझे अभी ध्यान आ रहा हो
तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक बात और है, वो है चालुक्य की कैपिटल। चालुक्य की कैपिटल क्या थी? वातापी। प्रेजेंट नाम क्या है? बादामी। हालांकि एक वेंगी के भी चालुक्य थे, बट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वातापी के चालुक्य के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं मुद्रा राक्षस के बारे में ही बता दूं। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त के द्वारा लिखी गई है। एक और काफ़ी फेमस बुक लिखी गई है विशाखा दत्त के द्वारा, और ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है बहुत बार। अलग से भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें हमने बुक्स एंड ऑथर्स पर, जो एंशिएंट बुक्स एंड ऑथर्स है उन पर डिस्कसन किया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये दो बुक हैं, देवी चंद्रगुप्तम है और दूसरा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस का कंटेंट क्या है? ये सिविल सर्विस में पूछा गया है और भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये असल में कोई राक्षस वगैरह की स्टोरी नहीं है। ऑप्शन में इसी तरीके से दिया गया था कि क्या ये कोई राक्षस वगैरह की स्टोरी है, तो ऐसा नहीं है। ये स्टोरी है किनकी? चंद्रगुप्त मौर्य के एक्सेशन की। किस तरीके से वो चाणक्य की मदद से धनानंद को हटाते हैं और गद्दी पर बैठते हैं, तो ये हमने डिस्कस करा। तो यहाँ से भी अगर आपको रफली आइडिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस सेंचुरी से संबंधित होंगे, तो भी आप इन्हें अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या है कि जो ब्राह्मी है इसे यूज किया गया बहुत सारे अशोक के इंस्क्रिप्शन को लिखने में, और इनमें कुछ लोकल वेरिएशन भी देखे गए। तो अगर ये स्टेटमेंट हम ध्यान से समझें कि हमने कई बार पढ़ा है कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया है। बहुत सारे जो अशोक के इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी में लिखे गए हैं, और लेकिन यहाँ से कोमा के बाद से ये चीज़ शुरू होती है थोड़ा कन्फ्यूजन कि क्या ये लोकल वेरिएशन देखने को मिलते हैं या नहीं। तो इसे भी हम एनसीईआरटी के थ्रू देखते हैं। सो ये ऑलरेडी हाईलाइटेड है। आई थिंक लास्ट ईयर भी सीएपीएफ में यहाँ से क्वेश्चन था ना। यस, अफगानिस्तान में किस इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया गया है? तो अगर ज़्यादातर अशोक के अभिलेखों की बात करें तो ये प्राकृत लैंग्वेज में है, और जो नॉर्थ वेस्ट में है वो अरेमिक और ग्रीक में है। आगे अगर हम पढ़ें तो जो ज़्यादातर प्राकृत के इंस्क्रिप्शन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखें तो ये खरोष्ठी स्क्रिप्ट में है। तो इस तरीके से स्क्रिप्ट में भी वेरिएशन है और लोकल जगहों के अकॉर्डिंग भी वेरिएशन है। और ये चीज़ इस तरीके से हमने याद रखी थी। अगर आपने ये डिस्कशन देखा है चैप्टर वाला तो मैंने आपको बताया था कि अशोक जो है वो इस तरीके से अपने मैसेज और अपने आइडियाज़ को प्रोपेगेट करना चाहते थे कि बिल्कुल लेमेन पर्सन भी, जो बिल्कुल आम से आम जनता है, अनपढ़ जो जनता है या जो बिल्कुल पढ़ी लिखी भी है, दोनों ही तरीके की जनता समझ पाए, और इसलिए लोकल वेरिएशन भी था, लोकल लैंग्वेज अडॉप्ट किया गया। और ये हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है, चाहे हम बात कर ले भक्ति मूवमेंट की या सूफी मूवमेंट की या किसी भी महान हिस्टोरियन की, महान रूलर की, तो इन्होंने लोकल लैंग्वेज पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। तो पहला ही जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। बाकी के समझ लेते हैं। जो हाइरोग्लाइफिक राइटिंग का सिस्टम है ये एंशिएंट मेसोपोटामिया में शुरू हुआ। तीसरा ये कहा जा रहा है कि जो कुनेइफॉर्म की राइटिंग है ये 3rd मिलेनियम BC में इजिप्ट में शुरू हुई। चौथा ये कहा जा रहा है कि जो खरोष्ठी है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में यूज किया गया। ये तो आउटराइटली आप रिजेक्ट कर सकते हैं। कई बार हमने डिस्कस करा है कि खरोष्ठी जो है वो कौन से पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है, ना कि सदर्न पार्ट में। ये चीज़ जहाँ भी आप पढ़ेंगे अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में, खरोष्ठी के बारे में जरूर बताया जाएगा। बी और सी का समझ लेते हैं। डी तो हमने देखा कि ये जो पार्ट वाली बात है ये गलत है। बी और सी के बारे में थोड़ा अगर हम डिटेल डिस्कशन करें तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हाइरोग्लाइफिक राइटिंग की। हाइरोग्लाइफिक राइटिंग क्या होती है? तो ये है चित्रलिपि। चित्रलिपि का मतलब है कि चित्रों के माध्यम से लिखी जाती है इस स्क्रिप्ट को। और ये जो हाइरोग्लाइफिक राइटिंग है ये मेसोपोटामिया में नहीं बल्कि इजिप्शियन के द्वारा, एंशिएंट इजिप्टियन के द्वारा स्टार्ट किया गया। और ये लगभग 4000 साल पहले, यानी रफली आप कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी समकालीन सभ्यता थी, लेकिन ये मेसोपोटामियन के द्वारा नहीं, इजिप्टियन के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तीसरा क्या है? कुनेइफॉर्म की राइटिंग। तो ये जो कुनेइफॉर्म राइटिंग है ये सुमेरियाई सभ्यता, जो मेसोपोटामियन सभ्यता के नाम से कहलाती है, यानी प्रेजेंट इराकियन, तो ये जो मेसोपोटामियन इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। यानी ये दोनों जो फैक्ट्स हैं ये आपस में इंटरचेंज्ड हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली देखा जाता है ऑप्शंस में, यूपीएससी के क्वेश्चंस में। तो बी और सी दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ मेसोपोटामिया नहीं बल्कि इजिप्ट आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? इजिप्ट नहीं बल्कि मेसोपोटामिया। ये टाइम पीरियड सही दे रखा है इन्होंने, 3rd मिलेनियम BC की ही बात है, बट ये जो दोनों ही डिस्कवरीज हैं ये दोनों आपस में इंटरचेंज है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन ए है। बट फ्यूचर के लिए ये चीज़ें आप जरूर लिख लें और थोड़ा आइडिया ये भी रखें हाइरोग्लाफिक राइटिंग किस तरीके की होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि एक चित्रलिपि है, चित्रों के माध्यम से लिखा जाता है, और ये मोस्ट कॉमन लिपि थी लगभग 3-4 हज़ार साल पहले की। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है इनकी जो लिपि है ये भी पिक्टोग्राफिक है, जो कि अभी तक डिसाइफर नहीं की गई है। नेक्स्ट हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 56 है। मॉडर्न हिस्ट्री के सवालों को हम अगले पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम एंशिएंट और मेडिवल के क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं।
ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आसान क्वेश्चन है। हड़प्पन साइट और लोकेशन के बारे में आपको पूछा गया है। पहले आसान वाले आपको मिलाने हैं, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। सबसे ज़्यादा कॉमन क्या है इसमें से? कालीबंगन और राखीगढ़ी है। कालीबंगन कहाँ पे है तो हमें पता है राजस्थान में है, और राखीगढ़ी आई थिंक ये सबसे बड़ा साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो कि हरियाणा में है। तो 2 और 3 अगर हम सी और डी में देखें, 2 और 4 है ना एक्चुअली, तो ये यहाँ पे दिख रहा है। और किसी में है क्या? नहीं, और किसी में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। बाकी के चेक कर लेते हैं। नागेश्वर, नागेश्वर के बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले चैप्टर में, जो कि हमारी थीम्स एनसीईआरटी का पहला ही चैप्टर है। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा क्या डिस्कस किया था हमने नागेश्वर से संबंधित, कि नागेश्वर और एक साइट बालाकोट, ये जो 2 साइट हैं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं सेल ऑब्जेक्ट्स के लिए। सेल ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब चीज़ें हमने बहुत डिटेल में डिस्कस करी हैं। उम्मीद है आपने उन लेक्चर्स को फॉलो किया होगा। हालांकि अभी 2 साइट्स का नाम ध्यान रखें, नागेश्वर और बालाकोट, ये सेल ऑब्जेक्ट के लिए फेमस है। इस चीज़ को नोट डाउन करके रखें। इसके बाद बात करते हैं बीड इंडस्ट्री की। बीड इंडस्ट्री, बीड का मतलब क्या होता है? मनके होते हैं जो माला के अंदर पिरो करके बनाया जाता है, ये बीड्स होते हैं। तो बीड इंडस्ट्री के लिए 2 साइट काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पहला है चनहुदड़ो, चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में। और दूसरा जो साइट है वो है लोथल। लोथल हमें पता है गुजरात के अंदर है। ये दोनों साइट बीड इंडस्ट्री के नाम से जाने जाते थे, और काफ़ी ज़्यादा बीड्स का प्रोडक्शन इन 2 जगहों में होता था। और इस चीज़ पे मैं एम्फेसिस इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। जो बीड्स वाला मैंने बताया ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, और ये बहुत डिटेल में हमने डिस्कस भी करा है। इस चीज़ को हम अच्छे से कवर कर लेते हैं। देखिए, ये नागेश्वर और बालाकोट वो एरियाज है जहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट्स देखने को मिले। और इसके बाद गणेश्वर तो आपको ध्यान होगा कॉपर के लिए फेमस है, और ये सिविल सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ये चीज़ पढ़ लीजिए यहाँ से, नागेश्वर एंड बालाकोट ऑन मैप 1। अब ये मैप में हमने लोकेट भी किया था। तो यही होता है एनसीईआरटी पढ़ने का फ़ायदा। जो ये एक्सरसाइजेज होते हैं ये आपको हर हाल में फॉलो करने हैं। सतही तौर पर हमने पढ़ाई नहीं करी है, जो भी एक्सरसाइजेज हमें दिए गए उन्हें भी हमने अच्छे से कवर किया है। और जब हमने नागेश्वर और बालाकोट को मैप में लोकेट किया तो हमने देखा कि ये दोनों ही कोस्ट के समीप है, और यही रीज़न है कि कोस्ट के समीप होने के कारण यहाँ पे सेल ऑब्जेक्ट काफ़ी सारे मिलेंगे। तो इसलिए सेल ऑब्जेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड सेंटर था। और सेल ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या शामिल है तो बेंगल्स वगैरह हो गए, और भी कई सारी चीज़ें थी। और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नागेश्वर और बालाकोट का। फ्यूचर लर्निंग के लिए आपको ये साइट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। सुतका गेंडोर ये हमने डिस्कस भी किया है। और लोकेशन जब भी आप देखें तो थोड़ा ये भी रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके साथ हो। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है सीडीएस में, आई थिंक ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि मोहनजोदड़ो किस साइड के समीप है। तो आप ध्यान से देखें तो मोहनजोदड़ो किसके समीप हमें दिख रहा है? ये वाला देखिए मोहनजोदड़ो है, और ये क्या है? कोटडीजी है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन भी पहले पूछे गए हैं। लोकेशन क्या है चनहुदड़ो की? पाकिस्तान है तो किस रीजन में है? ईस्ट से वेस्ट भी हमसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा नागेश्वर देखिए ये गुजरात में यहाँ पे कोस्टल पे है, ये वाला पार्ट। इसके बाद धोलावीरा तो सबको पता है, रंगपुर है काफ़ी फेमस साइट, और ये लोथल है। तो ये 3 तो हमने डिस्कस कर लिया। आलमगीरपुर की बात करते हैं तो ये यूपी में है, और ये किस लिए फेमस है? इसलिए फेमस है कि ये ईस्टर्न मोस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए कि ईस्टर्न में कौन सा है, वेस्टर्न में कौन सा है। आप हमारी जो प्रीवियस ईयर की टॉपिक वाइज सीरीज थी, टॉपिक वाइज वीडियोस, उनमें मैंने आपको चारों साइट के बारे में बताया था। जब हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इकट्ठे डिस्कस किया था उस टाइम पे। सबसे ईस्टर्न कौन सा है, सॉरी सबसे नॉर्दर्न कौन सा है? मांडा है जम्मू कश्मीर में। ईस्टर्न कौन सा है? ईस्टर्न है हमारा आलमगीरपुर यूपी में। वेस्टर्न कौन सा है और सदर्न कौन सा है? तो जो सबसे वेस्टर्न साइट है वो कौन सा है? ये मैप में देखिए सुतका गेंडोर है, राइट। ये सबसे वेस्टर्न मोस्ट साइट है हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और सबसे सदर्न साइट की बात करें तो महाराष्ट्र में है देमाबाद। नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। ये वैसे स्टेट पीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछते हैं घुमा फिरा करके, ईस्टर्न सबसे कौन सा है, वेस्टर्न कौन सा है। रीज़न याद रखिएगा, महाराष्ट्र। सो अगला सवाल देखिए, अगेन ये भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से है, और ये भी हमारी थीम्स एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता है। बट आई थिंक इस वीडियो को हमें 2 पार्ट में कवर करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन और इसके साथ ही मॉडर्न हिस्ट्री के भी कुछ सवाल हैं। जैसे ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, ये ईजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये मुश्किल क्वेश्चन है थोड़ा, और ये तो काफ़ी आसान है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम कंपाइल करके डिस्कस कर लेंगे, हिस्ट्री के सारे सवाल। और ऐसे ही ज्योग्राफी के भी अच्छे क्वेश्चन हम कलेक्ट करेंगे। और देखिए आंसर और बाकी सारी चीज़ें तो डिस्कस होंगी ही, बट इसके जो रिगार्डिंग फैक्ट्स हैं इससे संबंधित वो चीज़ें आपको ज़रूर अच्छे से नोट डाउन करनी है। और हिस्ट्री को रटना नहीं है, जिस तरीके के क्वेश्चन का नेचर है वो रटने वाला नहीं है। इनमें आप अगर समझ करके चलेंगे टाइम पीरियड को तो ज़्यादा लंबे समय तक याद भी रख पाएंगे, और इवन जो फैक्ट भी रहा उसे भी अगर हम रिलेट करके पढ़ेंगे
करेंगे तो लंबे समय तक चीज़ें याद रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल तो हमने पहले ही डिस्कस करा, जैसे जब हर्षा की बात आएगी तो पुलकेशिन सेकंड का नाम आपको याद आना चाहिए। अब इसके अगर दरबारी कवि का कोई बात है तो ऑब्वियसली ये इसके सेंचुरी से संबंधित होगा, क्यों? क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है और ईयर वाइज तो पूछा नहीं जाएगा, सेंचुरी वाइज क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट 2-3 ईयर्स में लगातार सिविल सर्विसेज में भी 1-2 सवाल ऐसे देखने को मिल रहे हैं। जैसे वो वाला क्वेश्चन था जिनमें आपको याद होगा डायनेस्टीज़ के बारे में, गुप्ता डायनेस्टी का जब फॉल हुआ उसके बाद कौन सी डायनेस्टीज़ हमें देखने को मिली, उसे भी सेंचुरीज़ के माध्यम से दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो इनमें कमांड होनी चाहिए। और एच कोल के बारे में मैं बता दूं, एच कोल जो है ये हमारे फर्स्ट और ओनली क्यूरेटर थे एंशियंट मोन्यूमेंट्स के। तो ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने एंशियंट मोन्यूमेंट्स को एक तरीके से आप कह लें पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। और इवन आप देख सकते हैं इन्होंने किस तरीके से क्रिटिसाइज भी किया जब यहाँ के स्क्रिप्चर्स को कहीं और किसी और देश में या जगहों में ले जाया गया उस चीज़ के बारे में। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है एग्जाम का और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम डिस्कस करते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।